Hello students, I am Abhishek Verma, postgraduate teacher in physics. Students, I have worked as postgraduate teacher in Kendriya Vidyalaya Sangathan on central government post. Students, my video will be beneficial for those who are preparing for CBSE board, ISC board, NEET, JEE and other competitive exams. मेरे वीडियोस में आप सीखेंगे कैसे हम अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उनको स्ट्रॉन्ग करके हम कैसे अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और उन कंसेप्ट के बेस पर हम कैसे अपने एग्ज़ाम्स को और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ। क्लियर? तो हमारा क्लास 12 का यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक। If I split the name electro and static, here electro means is charge, electro का मतलब है charge और static का मतलब है rest। तो charge at rest, इस पूरे यूनिट में चार्ज रेस्ट पे रहेगा, चार्ज मोशन पे नहीं आएगा। और अगर चार्ज मोशन में आएगा तो वहाँ वो करंट कहलाएगा, क्योंकि जब चार्ज टाइम के साथ फ्लो करता है तो हम उसको नाम देते हैं करंट, और वो हम स्टडी करेंगे यूनिट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और चार्ज अगर मोशन में है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आगे सुनिए, अगर चार्ज मोशन में है, अगर किसी वायर में, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट की वजह से, उस फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और हम ये स्टडी करेंगे यूनिट 3 में। तो देखिए, आप सिलेबस का ऑर्डर देखिए। फर्स्ट यूनिट में चार्ज रेस्ट में है, सेकेंड यूनिट में चार्ज मोशन में है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, और थर्ड यूनिट में चार्ज जब फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हमें स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसमें चार्ज रेस्ट पे है। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। तो हम स्टार्ट करते हैं चार्ज के साथ। चार्ज, स्टूडेंट्स, चार्ज किसी भी मटेरियल की एक अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब उसकी प्योरिटी, उसकी प्योर फॉर्म की प्रॉपर्टी है। तो चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब इसको हम समझते हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 और 16, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 ही प्रोटॉन्स हैं। तो ऑक्सीजन में 8 से 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, अगर 9 कर दे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अपनी प्योरिटी, अपनी आइडेंटिटी क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरीके से चार्ज किसी भी मटेरियल की उसकी अपनी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज जो है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, and unit of charge is coulomb। C से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, एंड चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। क्लास 12th के लेवल पर हमारे पास 2 टाइप के चार्ज हम स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। जिसमें से इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम वैसे Q से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा -1.6 10⁻⁻19 कूलम, एंड प्रोटॉन का चार्ज होगा +1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द चार्ज। अब हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, स्टूडेंट्स, चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने है एडिटिविटी। हम चार्ज को सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिस्टम में चार्ज हैं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn। तो टोटल चार्ज उस सिस्टम में बनेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन Qn। तो आप चार्ज को सिंपल ऐड कर सकते हैं और अगर इनमें से कोई चार्ज माइनस में है तो उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो चार्ज को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये आता है एडिटिविटी के अंदर। क्लियर? तो सेकंड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, क्वांटाइजेशन, क्वांटिटी मतलब मिनिमम चार्ज विच अ बॉडी कैन रिसीव और सप्लाई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, चार्जिंग होती कैसे है? जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो चार्जिंग होती है। देखिए जैसे मैं अपने हैंड्स को रब कर रहा हूं तो ये चार्जिंग हो रही है। क्लियर? अब चार्जिंग के कंसेप्ट में क्या होता है, एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करती है और एक बॉडी रिसीव करती है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी उसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगी उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। क्लियर? तो क्वांटाइजेशन में आता है मिनिमम चार्ज विच अ बॉडी कैन रिसीव और सप्लाई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा या इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक होगा वो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसमें सेकंड स्टेटमेंट आती है, चार्ज ट्रांसफर इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा या 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा या 3 इलेक्ट्रॉन का। ऐसा नहीं कि 1.3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 2.4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, फ्रैक्शन में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर? तो फर्स्ट इज मिनिमम चार्ज विच अ बॉडी can receive or supply is equal to magnitude of charge of 1 electron, and second is the charge transfer is in integral multiple. So quantization of charge के according जो total charge होगा वो होगा plus minus Ne. Here Q is total charge, N is number of electron, E is a charge of electron. प्लस माइनस का मीनिंग है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो प्लस और रिसीव करेंगे तो फिर माइनस। क्लियर? तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप फाइंड कर सकते हैं Q बाई E। टोटल चार्ज को आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब चार्जिंग से पहले जो चार्ज होगा वही चार्ज चार्जिंग के बाद भी रहेगा। सपोज मेरे पास एक ग्लास रोड है, सपोज ये ग्लास रोड और एक सिल्क पीस, ये अभी मैंने चार्ज नहीं किया, न्यूट्रल है ग्लास रोड, तो इसके ऊपर भी चार्ज कितना होगा 0। और ये सिल्क पीस है, इसके ऊपर भी चार्ज कितना है 0, क्योंकि मैंने इनको रब किया ही नहीं अभी। तो अब अगर मैं इनके ऊपर टोटल चार्ज लिखना चाहूँ बिफोर चार्जिंग, टोटल चार्ज बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग इज 0, क्योंकि दोनों न्यूट्रल हैं। अब मैंने क्या किया, ये ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया। जब मैं रब कर रहा हूँ सिल्क के साथ, ग्लास रोड की नेचर है अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है, तो इसका मतलब ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सपोज ग्लास रोड ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन सिल्क को ट्रांसफर किए, ठीक है, तो ग्लास रोड पे +3 चार्ज आएगा और सिल्क ने 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करे तो इस पर -3 चार्ज आएगा। नाउ चार्जिंग के बाद, आफ्टर चार्जिंग, चार्ज ऑन ग्लास रोड +3, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए। चार्ज ऑन सिल्क पीस -3। नाउ अगेन टोटल चार्ज आफ्टर चार्जिंग, टोटल चार्ज आफ्टर चार्जिंग this is +3 and +3e and -3e is 0.
तो आप देखिए चार्जिंग से पहले भी चार्ज कितना था 0 और चार्जिंग के बाद भी चार्ज कितना है 0. सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सो दीज वर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अब हम स्टडी करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन. चार्जिंग बाय इंडक्शन. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड कंडक्शन? अगर आप एक चार्ज बॉडी से किसी दूसरी बॉडी को टच करके चार्ज कर रहे हैं तो वो कहलाएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन. पर अगर आप एक चार्ज बॉडी से दूसरी बॉडी को एक गैप पर, उनको टच नहीं किया आपस में, एक गैप से आप दूसरी बॉडी को चार्ज कर रहे हो, सो वो कहलाएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन. ठीक है, तो आपके पास देखिए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड है जिसको सिल्क पीस से रब करके हम लेके आए हैं और इसको एक हमने कंडक्टर के नज़दीक रखा है और ये कंडक्टर एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर है. तो कंडक्टर न्यूट्रल है. क्यों? कंडक्टर में पॉजिटिव आयंस भी है, नेगेटिव आयंस भी है, पर दोनों मिक्स हुए हैं तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 है. अब हमने जैसे ग्लास रोड रखा, ग्लास रोड ने क्या किया, जितने भी इस कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज था, जितना भी नेगेटिव चार्ज था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और जितना भी पॉजिटिव चार्ज था उसको रिपेल किया. तो दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो गया. क्लियर? तो देखिए जो नियरर एंड है, जो नज़दीक वाला एंड है, वहाँ पर तो अपोजिट चार्ज आया और जो फार्दर एंड है, जो दूसरे वाला एंड है, वहाँ पर सेम चार्ज आ रहा है और हम चार्जिंग कर रहे हैं बिना टच किए. सो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे कूलम्स लॉ. स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चार्जेस के लिए. स्टैटिक मतलब जो चार्जेस रेस्ट पे हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस. तो ये कंडीशन है कूलम्स लॉ के लिए कि आपके चार्ज रेस्ट पे हों और चार्ज जो हैं वो बहुत छोटे होने चाहिए. पॉइंट चार्जेस के लिए ये एप्लीकेबल है. ठीक है, सपोज आपके पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में 2 चार्ज हैं. एक चार्ज है Q1 और सेकंड चार्ज है Q2 और ये दोनों चार्ज सेपरेट हो रहे हैं एक डिस्टेंस r से. दोनों ही पॉइंट चार्ज है, दोनों ही स्टैटिक चार्ज हैं. तो एज पर द कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी F, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. मीनिंग अगर आपके ये जो चार्ज हैं, ये चार्जेस का प्रोडक्ट ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ज़्यादा होगी और अगर इनका प्रोडक्ट कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम होगी. एंड द सेकंड पैरामीटर इज डिस्टेंस. दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. अगर आप इन चार्जेस के बीच में गैप इंक्रीज कर दोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगी और अगर इनको नज़दीक ले आओगे, पास लाओगे, डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगी. तो आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ज्वाइन करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2, देन यू विल गेट F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. सो दिस इज कूलम्स लॉ. अब हम यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी को अगर आप रिमूव करते हैं तो F इक्वल्स टू K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. क्लियर? सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ पर ये जो K है, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ constant of proportionality. So this K is called constant of proportionality. अब इस K की इंपॉर्टेंस है यहाँ पर. ये K की वैल्यू 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, एक सिस्टम ऑफ यूनिट और एक नेचर ऑफ मीडियम. अगर मैं बात करता हूँ सिस्टम ऑफ यूनिट की और नेचर ऑफ मीडियम की, उसके अकॉर्डिंग कूलम्स लॉ हम अब स्टडी करेंगे. तो K फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारा K है, K, दिस K डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट.
This K depends upon system of unit. And second thing is this K depend upon nature of medium. अब हम अपना केस 1 स्टडी करते हैं, और केस 1 में ए पार्ट, अगर हमारा सिस्टम है एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट हमने सेलेक्ट किया एसआई सिस्टम, और हमने नेचर ऑफ मीडियम लिया एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम को कलेक्टिवली हम कह सकते हैं फ्री स्पेस, सो दिस इज कॉल्ड फ्री स्पेस। ठीक है, सिस्टम इज एसआई एंड मीडियम इज एयर वैक्यूम। तो इस सिस्टम और मीडियम को लेकर के की वैल्यू जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी absolute electrical permittivity of free space. What is free space? Air और वैक्यूम। इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है एयर और वैक्यूम में, ये वैल्यू होगी 8.854 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर, न्यूटन -1 मीटर -2। नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? ये एक कांस्टेंट है एयर और वैक्यूम के लिए। क्या मतलब है इसका? अगर हम अपने चार्जेस को एयर और वैक्यूम में रखते हैं तो उन चार्जेस की वजह से एयर वैक्यूम में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो सकता है या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है, तो ये हमें जो नॉलेज प्रोवाइड करेगा वो ये के एप्सिलॉन नॉट प्रोवाइड करेगा, उस मीडियम का कांस्टेंट। तो अगर हम इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो के की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9 × 10⁻9 कूलम -2 न्यूटन एंड मीटर +2। क्लियर? सो के की वैल्यू आ गई। अब हम अपने इस के की वैल्यू को जब इस इक्वेशन 3 में के की वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास कूलम्स लॉ की जो फॉर्म आएगी वो ये आएगी, F = इक्वेशन 3 थी के Q1, इक्वेशन 3 थी आपके पास के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और के की वैल्यू आई आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एसआई सिस्टम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एसआई सिस्टम एंड इन एयर वैक्यूम। क्लियर? अब हम बात करते हैं फॉर अदर मीडियम। सिस्टम हमारा एसआई ही है, बी पार्ट कर रहे हैं केस 1 में फॉर अदर मीडियम। अदर मीडियम मतलब अदर देन एयर और वैक्यूम। अगर हम अदर मीडियम में बात करेंगे तो हमने क्या करना है, ये जो फॉर्मूला आया है हमारे पास Q1 Q2 ओवर 4 बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हमने एक एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करना है। अभी आपको बताऊंगा एप्सिलॉन आर क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड एप्सिलॉन ए। नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन ए? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दिस इज फॉर मीडियम। ये जो एप्सिलॉन ए है ये परमिटिविटी किसकी है? मीडियम के लिए है, और ये परमिटिविटी जो है ये एयर वैक्यूम के लिए, मतलब फ्री स्पेस के लिए। तो अब बचा आपके पास ये एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर क्या होगा? दिस इज एप्सिलॉन ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर है क्या? ये रेशो है। किन का रेशो है? दो परमिटिविटी का रेशो है। कौन सी दो परमिटिविटी? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम
इलेक्ट्रिकल permittivity of medium to the absolute electrical permittivity of free space So this is called relative electrical permittivity. So this term is relative electrical permittivity. क्लियर? अब देखिए आपके सामने एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड दिस इज द रेशियो ऑफ टू परमिटिविटी, सो इट इज कॉल्ड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. सो दिस इज कूलम्स लॉ इन एसआई सिस्टम एंड इन अदर मीडियम. तो ये फॉर्म अब आपके पास आ जाएगी Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन A इंटू आर स्क्वायर. क्लियर? अब हम स्टडी करेंगे कूलम्स लॉ इन सीजीएस सिस्टम. नाउ केस 2, A पार्ट इन सीजीएस सिस्टम एंड मीडियम इज एयर वैक्यूम. एयर वैक्यूम को हम बोलते हैं फ्री स्पेस. तो आप देखिए जैसे हमने एसआई सिस्टम में बात की थी एयर वैक्यूम के केस में K की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो सेम इसी वे में सीजीएस सिस्टम में K की वैल्यू आप एयर वैक्यूम के केस में 1 लेंगे एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 इज F K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. K की वैल्यू आपके पास यहां पर आएगी 1. तो कूलम्स लॉ इन सीजीएस सिस्टम इज Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर. अब अगर हम बात करें फॉर अदर मीडियम, तो अगर हम अदर मीडियम में बात करते हैं तो जैसे हमने एसआई सिस्टम में एप्सिलॉन आर से डिवाइड किया, ये अदर मीडियम एसआई सिस्टम में एप्सिलॉन आर से डिवाइड किया, तो सेम इसी तरीके से हम सीजीएस सिस्टम में जो फॉर्मूला आया था Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले को हम एक कैपिटल K से डिवाइड करेंगे. तो जैसे हमने डिवाइड किया यहाँ एप्सिलॉन आर से, तो अब हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं कैपिटल K से. जो रोल एप्सिलॉन आर एसआई सिस्टम में प्ले कर रहा है, सेम वही रोल कैपिटल K सीजीएस सिस्टम में प्ले कर रहे हैं. एप्सिलॉन आर को हमने वहाँ नाम दिया रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. K is called dielectric constant. This is called dielectric constant of medium. तो अगर आप रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोले या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों का मीनिंग सेम ही है, पर सिस्टम ऑफ यूनिट अलग अलग होने की वजह से नाम अलग है. सो दिस इज कूलम्स लॉ इन अदर मीडियम. तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस का यूज करें, दिस इज इक्वेशन A एंड दिस इज इक्वेशन B, तो आप देखिए Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है F. तो फ्रॉम A एंड B F इक्वल्स टू F डैश. F डैश इज अ फोर्स इन अ मीडियम F ओवर K. So this is a relationship between force in a medium and dielectric constant of the medium. आप ऐसे भी ले सकते हैं फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर ओवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम.
तो आज की क्लास में हमने स्टडी करी चार्ज चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड कूलम्स लॉ इन एसआई एंड सीजी सिस्टम। आने वाली क्लासेस में हम न्यूमेरिकल्स किस तरीके से बोर्ड के में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, नीट एंड जेई में सेम टॉपिक के ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू।